A very good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, faculty सोशल साइंस रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। हमने हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर रिगार्डिंग 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस जो हमारे इंडिया के अंदर 18th सेंचुरी के अंदर हो रहे थे। ठीक है, आपका हमें पता है कि 1600 सेंचुरी के अंदर ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, उन्होंने पहले ट्रेड किया, फिर उसके बाद उन्होंने टेरिटरीज अपनी एक्सपेंड करना स्टार्ट करी। इसी दरमियान इसी बीच आपका किस तरीके से इंडिया के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल एक्सपेंशंस कह सकते हैं या किंगडम के अलग अलग एक्सपेंशंस हो रहे थे, तो वही चीज़ें हम अपने इस चैप्टर के अंदर लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे और उसी को आज कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड क्लास के अंदर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे हैदराबाद का। अब इसके अंदर हम अलग अलग पढ़ रहे थे कौन कौन से इंडिया के किस पार्ट के अंदर कौन सा रूलर उस समय रूल कर रहा था, किस तरीके से रूलिंग चल रही थी, क्या उनका तरीका था रूल करने का। तो चालू करते हैं हैदराबाद। चिन किलिच खान हु हैड बीन गिवन द टाइटल ऑफ निज़ाम उल मुल्क वाज अपॉइंटेड द governor of the Deccan in 1722 by the Mughal Emperor Farooq Siyar. He consolidated his rule and acted as an independent ruler under the Mughal crown. अब हैदराबाद के अंदर कौन थे आपके? चिन किलिच खान, जो कि क्या थे, निज़ाम और मुल्क का इनको एक टाइटल दे रखा था। ठीक है, और इन्होंने he founded the Asaf Jahi dynasty and his successors were called the Nizam of Hyderabad. He had also been appointed the Wazir by Muhammad Shah who trusted him with the task of reforming the administration. ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मुगल क्राउन के अंदर अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डेपिक्ट करने की कोशिश करी कि भाई मैं अब अपने इलाके के अंदर स्वतंत्र रूप से क्या करूँगा, राज करूँगा, मैं किसी के साथ एलाई नहीं करूँगा, किसी के साथ अलायंस नहीं करूँगा। अल्टीमेटली मुगल्स तो रहेंगे बट जिस जगह मैं रहूँगा वहाँ पर मैं इंडिपेंडेंट अपना रूल करूँगा। इसके अलावा इन्होंने असफ जाही डायनेस्टी बनाई, ठीक है, जिनको क्या बोला गया बाद में, एंड इज सक्सेसर्स वर कॉल्ड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। आपका ये वर्ड बार बार आपका आता है जब आप 9th में जाएंगे 10th में जाएंगे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू हुआ? आपका असफ जाही डायनेस्टी थी जिसको फाउंड किसने किया था? आपका चिन किलिच खान ने। However, he returned to Deccan from Delhi and consolidated his hold over there. तो ये दिल्ली से कुछ टाइम के बाद आपके डेक्कन मतलब सदर्न पार्ट इंडिया के दक्षिण हिस्से के अंदर आ गए और वहाँ पर इन्होंने अपना कह सकते हैं रूलिंग स्टार्ट करी। निज़ाम उल मुल्क ब्रॉट विद हिम स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया एंड विद देयर हेल्प रूल्ड हिज स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट रूलर विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन फ्रॉम द दिल्ली। तो जब ये आए दिल्ली से साउथ की तरफ तो इन्होंने कुछ अपने जो स्किल्ड सोल्जर्स थे उनको भी रिक्रूट किया अपने साथ और उनके जरिए इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंटली रूल करा। ठीक, द मराठा एंड द तेलुगु वॉरियर chiefs or Nayak were constantly engaged in a struggle against the state of Hyderabad. The desire of the Nizam to control the rich textile producing area of the Coromandel coast in the east were checked by the growing power of the British. तो हैदराबाद के अंदर कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ एक साथ आ रही हैं। एक तरफ तो आपके चिन किलिच खान है, उसके बाद आपके ब्रिटिशर्स भी हैं जो कि कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर अपना जो भी उनके कह सकते हैं सोल्जर्स थे उनको लगा करके रखते थे कि भाई यहाँ पर जितना भी ट्रेड हो रहा है उसके अंदर हम अपनी मोनोपोली चला करके रखें। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि अलग अलग रूलर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, सब आपस के अंदर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं किसी एक जगह पर अपना रूल क्या करने की, सुपर करने की, उसको कह सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने की, ट्रेड करने की। बट इसी के अंदर हो क्या रहा है आपका, कई बार इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ रूलर्स ने लड़ाइयाँ भी लड़ी, कुछ ने अलायंस कर लिए ब्रिटिशर्स के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट एक एक करके जब हम पढ़ते चलेंगे तो क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, मैसूर की बात करते हैं। हैदर अली एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ मैसूर बाय उसरपिंग पावर फ्रॉम द वोदेयार ब्रदर। ठीक है, हैदर अली का नाम तो बहुत फेमस है। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया मैसूर का बाय उसरपिंग द पावर फ्रॉम द वोदेयार ब्रदर्स। यहाँ से आपका 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। हैदर अली ने किससे पावर को छीन करके अपने किंगडम बनाया था? वोदेयार ब्रदर्स से। ही वन बैटल अगेंस्ट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द मराठा एंड द इंग्लिश। तो इन्होंने जो ऊपर अपन ने पढ़ा ना हैदराबाद का, उनसे बैटल जीती, फिर मराठा से जीती और फिर बाद में इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनसे भी बैटल जीती। ही डाइड इन द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। ही एंड हिज सन टीपू सुल्तान वर एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड जनरल्स। दोनों का ही नाम काफ़ी फेमस है, हैदर अली और उनके जो लड़के थे टीपू सुल्तान। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट आपका, कई बार आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर, और वैसे भी जीके में जब आप कोई क्विज वगैरह लेंगे तो उसके अंदर हैदर अली और टीपू सुल्तान के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। टीपू सुल्तान वाज कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर ऑन अकाउंट ऑफ हिज ब्रेवरी। टीपू अंडरटुक वेरियस स्टेप्स टू स्ट्रेंथन हिज एम्पायर लाइक encouraging trade and industry and applying western methods in the warfare. He also introduced a new series of weights and measures, calendars and coinage and employed both Hindus and Muslims in his administration. तो हैदर अली के जो लड़के थे टीपू सुल्तान, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे। अपन देख सकते हैं इसके अंदर क्या बताया गया, वेट्स एंड मेजर्स की बात करें, कोइनेज की बात करें, एक आपका रिलीजियस यूनिटी, हिंदू और मुस्लिम को साथ लेकर के अपना आर्मी बनाना और उनको ट्रेन करना किसी भी लड़ाई के लिए, किसी भी आगे जो कोई वॉर होता है उसके लिए। तो टीपू सुल्तान ने इन सब चीज़ों को जब अप्लाई किया तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो पॉजिटिव निकलने ही थे। ये एक इमेज है टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान डेवलप्ड ट्रेड रिलेशन विद द फ्रांस, टर्की, ईरान, चाइना, रशिया एंड अरेबिया। ही करस्पॉन्डेड बोथ विद नेपोलियन एंड जॉर्ज वाशिंगटन। ही हैड अ साइंटिफिक बेंट ऑन of mind and applied it to design model of ships. He also got 2 dockyards constructed. तो टीपू सुल्तान वो शख्स थे जिनके अच्छे व्यापार थे किसके साथ, फ्रांस, टर्की, ईरान, चाइना, रशिया एंड अरेबिया। तो उस टाइम पर इंडिया के बाहर भी ये अपने ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करके चल रहे थे। यहाँ के अलग अलग जो लीडर्स थे उनके साथ इनके अच्छे कह सकते हैं व्यवहार थे, व्यापार कर रहे थे। तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, उससे हमें तो नहीं, इनको क्या फ़ायदा मिलेगा टीपू सुल्तान को, कि कहीं ना कहीं इनकी जो आर्मी है या जो इनका इलाका है वो प्रॉस्पर होएगा। द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत। Many Rajput kings, particularly those belonging to the Ambar and Jodhpur, had served under the Mughals with distinction. In exchange, they were permitted to enjoy considerable autonomy in their Vatan Jagir. In the 18th century, these rulers now attempted to extend their control over adjacent regions. Ajit Singh, the ruler of Jodhpur, was also involved in the factional politics at the मुगल कोर्ट। अब अगर अपन राजपूतों की बात करें तो राजपूतों के अंदर ये था कि आपका जो राजपूताना राजस्थान की अगर हम बेसिकली बात करें तो यहाँ पर काफ़ी प्रोमिनेंट आपके राजपूत रूलर थे। और बात भी हम कहाँ की कर रहे हैं, यहाँ पे आपके जोधपुर की। तो ब्रिटिशर्स ने एक ऑटोनॉमी दे रखी थी कि ठीक है हम पूरे इंडिया के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, बट हम आपके इलाके के अंदर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे, होल्ड हमारा ही रहेगा, बट आप अपने इलाके के अंदर इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अजीत सिंह का नाम आया जो कि जोधपुर के रूलर थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक मेजर पार्ट निभाया एक्सपेंशन के लिए, या फिर जो मुगल कोर्ट था उसके अंदर भी उनका एक रोल यहाँ पर बताया गया है कि मतलब वो पार्टिसिपेट करते थे ब्रिटिशर्स के साथ उनके अलग अलग पॉलिसीज़ के अंदर। नेक्स्ट, These influential Rajput families claimed the Subedari of the rich provinces of Gujarat and Malwa. Raja Ajit Singh of Jodhpur held the governorship of Gujarat and Savai Raja Jai Singh of Ambar was governor of Malwa. These offices were renewed by Emperor Jahandar Shah in 1713. They also tried to extend their territories by sieging portions of imperial territories neighboring their watans. अब राजपूत फैमिलीज़ की अपन अगर बात करें तो इसके अंदर सूबेदारी का काम चलता था काफ़ी ज़्यादा। सूबेदार कौन होते हैं, या आपका इस तरीके के लोग होते हैं जो कि लैंडलॉर्ड्स हम इसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं, जो कि अलग अलग आपका एक विलेज के अंदर जितना भी आपका कल्टीवेशन वगैरह हो रहा है तो उसके ऊपर एक होल्ड रखते हैं, उनसे टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते हैं। जो फार्मर्स हैं या तो उसका कुछ हिस्सा खुद रखते हैं और उसके बाद कुछ हिस्सा उस टाइम पर क्योंकि ब्रिटिशर्स का होल्ड था तो उनको दिया करते थे। तो इन्होंने अपने आप को क्लेम किया कि हम सूबेदार बनेंगे, है ना, कहाँ के, गुजरात के या फिर मालवा वाला जो आपका रीजन है। दे ऑल्सो ट्राइड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज बाय सीजिंग द पोर्शन ऑफ इंपीरियल टेरिटरीज नेबरिंग द वतन. Nagaur was conquered and annexed to the house of Jodhpur, while Ambar seized large portions of Bundi. Savai Raja Jai Singh founded his new capital at Jaipur and was given the Subedari of Agra in 1722. तो यहाँ पर किन किन जगहों की बात हो रही है आपकी, नागौर, बूंदी। बूंदी तो आप अगर कोटा में आए होंगे पढ़ने के लिए या जो कोटा में लोकल बच्चे हो तो जानते ही हैं, बूंदी आपका बहुत
फेमस एक रीजन है, और जो कोटा है वो भी पहले बूंदी का पार्ट हुआ करता था, बाद में फिर कोटा अलग हुआ बूंदी से और एक अलग आपकी डिस्ट्रिक्ट बन गई। तो बूंदी की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये अलग अलग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो भी रीजन्स थे उनको एक्वायर करने का, उसके ऊपर अपना होल्ड करने की कोशिश की जो राजपूत रूलर्स थे, और अल्टीमेटली जयपुर को फिर जवाई राजा जो जयसिंह थे उन्होंने अपनी जयपुर को कैपिटल बनाया, और उससे फिर उन्होंने अपना जो कह सकते हैं किंगडम था उसको एक्सपेंड करना, उसको रूल करना स्टार्ट किया। मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान from the 1740s put severe pressure on these principalities and checked their further expansion। तो जब तक राजस्थान के अंदर मराठाओं की एंट्री नहीं हुई थी तब तक तो ये जो राजपूत रूलर्स थे वो अच्छा खासा एक्सपेंशन अपना कर रहे थे राजस्थान के अंदर, ठीक है। पर जब मराठास राजस्थान के अंदर एंटर हुए तो कहीं ना कहीं फिर बात हो जाएगी कि वो कहावत है ना कि भाई एक साथ दो लीडर्स नहीं रह सकते, या अगर वो साथ में दो रूलर्स रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए लड़ाई झगड़े करेंगे। तो वही चीज़ें स्टार्ट हो गई। मराठास कहाँ पर थे जनरली, आपका महाराष्ट्र वाले इलाके के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं रूलिंग थी, इनका काफ़ी ज़्यादा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहाँ पर था, महाराष्ट्र या उसके आसपास का। आपका बाजीराव, पेशवा या जो भी इसके अलग अलग लीडर्स थे मराठास के, उन्होंने काफ़ी उस टाइम पर ब्रिटिशर्स को एक टफ फाइट दी थी। एक मूवी भी आई थी, क्या नाम था उसका, बाजीराव करके एक मूवी आई थी, बाजीराव मस्तानी, उसके अंदर दिखाया गया था कौन कौन से मराठा रूलर्स थे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका दे रखा है एक पिक यहाँ पे, हवा महल जयपुर। आगे देखते हैं, राजा जय सिंह ऑफ जयपुर, डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा जय सिंह इन अ पर्शियन अकाउंट ऑफ 1732। राजा जय सिंह वॉज एट द हाइट ऑफ his power. He was the governor of Agra for 12 years and of Malwa for 5 or 6 years। ठीक है, तो जो राजा जय सिंह थे उनको गवर्नर बनाया, कहाँ का, आगरा का 12 साल के लिए, और मालवा का 5 या 6 साल के लिए। 5 या 6 साल क्यों लिखा, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर जो फैक्ट्स हैं हमारे पास अवेलेबल है हम उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। ही possessed a large army, artillery and great wealth. His sway extended from Delhi to the banks of नर्मदा। नर्मदा मतलब कहीं ना कहीं हमें जब नर्मदा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश वाला इलाका हमारे कहीं ना कहीं इमेजिन हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा एरिया के अंदर उन्होंने अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रखा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, सीजिंग इंडिपेंडेंस। किस तरीके से इंडिपेंडेंस की अब अपन बात करें, कैसे ली गई, कैसे मिली। सिख की बात करेंगे हम पहले इसके अंदर। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th century हेल्प्ड इन द रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब। पंजाब 5 नदियों से मिल करके बना एक शहर पंजाब। सेवरल बैटल्स वर फॉट बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड द मुगल रूलर्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699। खालसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो सिख कम्युनिटी थी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया खुद को, उनके अलग अलग जो गुरुज थे, फिर उसके अंदर वो आए, ठीक है। तो मराठास और राजपूतों के साथ सिख ने लड़ाई लड़ी, ठीक। उसके बाद अपना एक कह सकते हैं आपका पंजाब वाला जो एरिया है या उस जगह के आसपास जो टेरिटरीज थी उस टाइम पर, वहाँ पर अपना किंगडम कह सकते हैं एरिया एक्सपेंड करने की कोशिश करी। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ आपका। आफ्टर हिज डेथ इन 1708 द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंदा बहादुर लीडरशिप, declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh and established their own administration between the Satluj and the Jamna. Banda Bahadur was captured in 1715 and executed in 1716। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर अलग अलग ब्रिटिशर्स जो हैं क्या कह रहे हैं, अलग अलग टेरिटरीज के अंदर आपका जो भी उनके साथ रजिस्ट कर रहा है, जो भी उनके साथ लड़ाई लड़ रहा है, कुछ टाइम तक तो लड़ाई चलती है। अल्टीमेटली किस जगहों पर पहले जो हमारे किंगडम के अंदर रूलर्स है वो जीत जाते हैं, बट बाद में आपके ब्रिटिशर्स कैसे भी करके उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और उस जगह के रूलर को एग्जीक्यूट कर देते हैं, मतलब मार देते हैं। अपना रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई थी, बैरकपुर से, धीरे धीरे वो फैला अपना नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, बट अल्टीमेटली 2 साल 3 साल के अंदर उसको हमने क्या कर दिया, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। कारण क्या था, क्योंकि जो आंदोलन हो रहे थे वो क्या थे, आपके टुकड़ों में बटे हुए थे, एक साथ एकजुट होकर के पूरे इंडिया के जो लोग बाग थे वो फाइट नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ। जिस दिन ऐसा हो जाता उस दिन ब्रिटिशर्स भाग जाते, और ऐसा हुआ भी सही। जब आपका 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ,
31 की बात करें तो नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ। तो ऐसे अलग अलग मूवमेंट्स हैं जो आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, जब एक प्रॉपर लीडरशिप के अंदर ऑर्गेनाइज्ड वे में लोग बाग ब्रिटिशर्स का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। बट अभी हम उससे पहले का पार्ट पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमें बता रहे हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ या अलग अलग किंगडम्स के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इमेजेस दे रखी हैं, गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी और महाराजा रणजीत सिंह की। नेक्स्ट, under a number of able leaders in the 18th century, the Sikh organized themselves into a number of band called jathas and later on misls. Their combined forces were known as the Grand Army Dal Khalsa. The entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to take collective decisions known as resolution of the Guru Matas. अब इसके अंदर अलग अलग जो जत्थे बने हुए थे सिख कम्युनिटी के, उन सबको कब मिला करते थे, ये दिवाली पे या बैसाखी। बैसाखी एक स्पेसिफिक फेस्टिवल है, आप जब 10th क्लास में आएंगे तो आपको पता पढ़ेंगे कि किस तरीके से जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। हालांकि आपने इसके बारे में सुन रखा होगा, बैसाखी का ही दिन था वो जब जनरल डायर ने क्या किया था, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियाँ चलवाई थी। खैर अपन इस पर बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जो सिख कम्युनिटी थी वो अलग अलग जत्थे के अंदर, जत्था जिसको बोलते हैं उसके अंदर बटी हुई थी। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। तो इसको आप राखी बोल लो या रखी बोल लो, एक तरीके का सिस्टम स्टार्ट किया किसने, सिख कम्युनिटी ने, कि भाई जो भी आसपास कल्टीवेटर्स हैं उनकी पैदावार को सुरक्षित रखने के लिए कि कोई उसके ऊपर हमला ना कर दे या कोई डिस्ट्रॉय ना कर दे या कोई अलग से रूलर आकर के उसके ऊपर कब्जा ना कर ले, आप हमें अपने प्रोडक्शन का 20% दें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल, राज करेगा खालसा। देयर वेल knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governors first and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich province of the Punjab and the Sarkar of Sirhind from the Mughal. The Khalsa declared their sovereign rule by striking their own coin again in 1765. अब गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी निकाले, कुछ पॉलिसीज़ भी निकाली जिसको आपके सिख कम्युनिटी फॉलो करती थी। तो क्योंकि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही थी, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर इनकी कम्युनिटी बटी हुई थी किसको क्या काम करना है, तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी एक टफ क्या दिया, रेजिस्टेंस दिया ब्रिटिशर्स को। इन्होंने खुद के अपने कॉइन भी निकाले, काफ़ी अच्छे तरीके से एक आर्मी बनाई खुद की, जो कि तैयार रहती थी हमेशा किसके लिए, लड़ने के लिए। अभी एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जिसके अंदर बताया गया किस तरीके से कुछ सिख जो सोल्जर्स थे उन्होंने काफ़ी ब्रेवली लड़ाई करी थी। ठीक है, अभी मुझे नाम याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा उस मूवी का। आगे देखते हैं। द सिख टेरिटरीज इन द लेट 18th century एक्सटेंडेड फ्रॉम द इंदस टू द जमुना, बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स। वन ऑफ देम महाराजा रणजीत सिंह reunited these groups and established his capital at Lahore in 1799। तो अलग अलग रूलर्स के तहत फिर आपका सिख टेरिटरीज को बांट दिया गया, जो कि आपका लाहौर तक एक्सटेंड हो रहा था। आपका 1947 से पहले पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था, हमारा ही पार्ट था, और हमारी टेरिटरीज लाहौर तक इजी वे में एक्सपेंडेड थी। तो लाहौर के इलाके के अंदर महाराजा रणजीत सिंह को वहाँ का राजा बनाया गया। उसके बाद ये 10 गुरुज दे रखे हैं, इनको आप एक पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो 5K है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे हमारा मराठास। द मराठा किंगडम was another powerful regional kingdom to rise out of a sustained opposition to the Mughal rule. Shivaji carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families देशमुख। तो मराठा जो किंगडम था वो आपका कहाँ पर स्प्रेड आउट था, मैंने पहले भी बताया, महाराष्ट्र या उसके आसपास के इलाकों के अंदर। और मुगल रूल को काफ़ी इन्होंने टफ फाइट दी। शिवाजी इनके एक कह सकते हैं रूलर थे जिन्होंने एक स्टेबल किंगडम बनाया। ठीक है, ग्रुप ऑफ हाईली मोबिल पीजेंट्स पेस्टोलिस्ट कुनबीज प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। शिवाजी यूज दिस फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। अब जो सदर्न पार्ट से आपका जो मुगल रूलर्स थे जो कि कई बार कोशिश करते थे मराठा किंगडम को एक्वायर करने की, तो उस पर काफ़ी अच्छा ये युद्ध करते थे आपके जो शिवाजी थे, जो इनकी आर्मी थी, और मुगल्स को कई बार हराया भी सही।
After Shivaji's death, effective power in the Maratha state was wielded by a family of Chitpavan Brahmins who served Shivaji's successor as Peshawar principal minister. Pune became the capital of Maratha kingdom. Pune आपका महाराष्ट्र में आता है. एक वहाँ पे महल भी बना हुआ है, सतारा करके एक जगह भी है जहाँ पर इनका काफ़ी आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से मराठा किंगडम चला करता था. अंडर द पेशवास द मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. Their success lay in bypassing the fortified area of the Mughals by raiding cities and by engaging Mughal army in the areas where their supply lines and reinforcement could be easily disturbed. अब आप अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो वहाँ पे पूना या उसके आसपास बहुत सारा हिली एरियाज भी हैं. ठीक, तो वहाँ पर किस तरीके से आप अपने फोर्ट को इस तरीके से बनाए जाएँ, इन जगहों पर बनाए जाएँ कि मुगल्स या ब्रिटिशर्स ईजी वे में वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाए, और अगर पहुंच जाते हैं तो उनको उनका फूड सप्लाई ना मिल सके. तो ऐसे काफ़ी सालों तक, ये 1 या 2 साल की बात नहीं है, अलग अलग टाइम पर कभी ब्रिटिशर्स, कभी मुगल्स, कभी कोई और रूलर कोशिश करता था मराठास के साथ युद्ध करने की. बट अल्टीमेटली युद्ध चलते थे, कोई जीतता था, कभी कोई हारता था, फिर युद्ध होता था. कोशिश क्या थी? एक्सपेंशन करने की, अपना अलग अलग टेरिटरीज पे अपना एक प्रभुत्व जमाने की कि हम भाई अपनी सुप्रीमेसी चलाएं. और इसी वजह से काफ़ी सारा जो हमारा वेल्थ था इंडिया का वो ड्रेन आउट हो रहा था किन चीज़ों के अंदर, इन्हीं युद्धों के अंदर. बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड. इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर. मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुगल्स बाय द 1720. तो आपका जो मालवा और गुजरात जो कि पहले ब्रिटिशर्स या फिर मुगल्स के पास था, उनसे छीन करके मराठाज ने इसको अपना पॉइंट बनाया. By the 1730, the Maratha king was recognized as the overlord of the entire Deccan Peninsula. He possessed the right to levy, चौथ and सरदेशमुख in the entire region. तो चौथ और सरदेशमुख क्या एक तरीके से आपका टैक्स मान लें, क्योंकि किंगडम को चलाने के लिए आपको टैक्स तो कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी भी मेंटेन करनी है राजा को, उनको अपना गवर्निंग भी रखनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए खर्चा होता है और वो एज ए टैक्स लोगों से कलेक्ट किया जाता था. नेक्स्ट, after raiding Delhi in 1737, the frontiers of Maratha domination expanded rapidly into Rajasthan and the Punjab in the north, into Bengal and Orissa in the east, and into the Karnataka and the Tamil and Telugu countries into the south. तो अलग अलग आपके डायरेक्शंस के अंदर जो मराठा फ्रंटियर्स थे उन्होंने अपना एक्सपेंशन का काम स्टार्ट किया. These were not formally included in the Maratha Empire but were made to pay tribute as a way of accepting मराठा sovereignty. अब expansion brought enormous resources, but it came at a price. These military campaigns also made other rulers hostile toward the Maratha. As a result, they were not inclined to support the Marathas during the third battle of Panipat in 1761. तो पानीपत की बैटल्स हुई, 3 बैटल्स हुई, क्योंकि मराठा एम्पायर पहले इसके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा था. तो जब एक्सपेंड आप किसी टेरिटरी के अंदर नया जाएंगे, हम इसको इस तरीके से समझे कि कोई इलाका पहले कोई और रूलर रूल कर रहा है, बट जब नया कोई किंगडम वहाँ पर अपना रूल करेगा तो जो ऑलरेडी जो किंगडम था वहाँ पर या जो उसके लोग बाग थे वो अल्टीमेटली उससे क्या होंगे, होस्टाइल हो जाएंगे. मतलब कहीं ना कहीं वो उससे नाराज़ रहेंगे, कोशिश करेंगे वापस से अपने इलाके पे कब्जा करने की. तो मराठाज ने एक टाइम पे तो काफ़ी एक्सपेंड किया, बट जो लोग उनसे नाराज़ थे, जब पानीपत की बैटल हुई तो उसके अंदर बाकी के रूलर्स ने फिर मराठास का उतना सपोर्ट नहीं किया जितना कि एक्सपेक्टेड था. मूवी भी आई थी अपनी अजय देवगन की पानीपत करके. बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिक मूवीज़ हैं जो कि बन चुकी हैं बॉलीवुड के अंदर, और उनको आप, मैं तो सजेस्ट करता हूँ देखिए, ताकि हमें उससे भी कई सारी नॉलेज मिलती है कहीं ना कहीं किस तरीके से अलग अलग जो हमारे किंगडम्स थे आज़ादी से पहले चला करते थे. Alongside endless military campaign, the Maratha developed an effective administrative system as well. Once conquest had been completed and Maratha rule was secure, revenue demands were gradually introduced, taking local conditions into the account. Agriculture was encouraged and trade revived. अब जब मराठास ने अपना टेरिटरीज को एक्सपेंड कर लिया तो उसके बाद उनको क्या सबसे बड़ा टारगेट क्या मिला, या क्या था उनके पास सबसे बड़ा टारगेट? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सही करना, उसको एक प्रॉपर तरीके से रिफॉर्म करना.
Alongside endless military campaigns, the Marathas developed an effective administrative system as well. तो मराठास जब आपका एक्सपेंशन हो गया, जब उनको लगा कि अब हम इजी वे में रूल कर सकते हैं, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने देखा किस तरीके से हम रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से एग्रीकल्चर को हम और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दिस अलाउड द मराठा चीफ्स लाइक सिंधिया ऑफ द ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा एंड भोसले ऑफ नागपुर द रिसोर्सेज टू रेज पावरफुल आर्मीज। Maratha campaigns into the Malwa in the 1720s did not challenge the growth and prosperity of the cities in the region। तो जब मराठास ने एक्सपेंड किया तो उन्होंने जिस जिस जगह पर भी, रीजनल जगह पर जो भी आपका कल्चर था, जो लोग बाग रह रहे थे, उनको इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया जितना कि आपका ब्रिटिशर्स किया करते थे। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर द सिंधियास पैट्रोनेज एंड इंदौर अंडर द होलकर। By all accounts, these cities were large and prosperous and functioned as important commercial and cultural centers. New trade routes emerged within the areas controlled by the Marathas। तो मराठास के टाइम पर आपका स्पेसिफिकली इंदौर की बात करें, उज्जैन की बात करें, तो वहाँ पर भी सिंधियास जो थे या होलकर्स थे, उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। और जो बेसिक चीज़ थी वो आपके ट्रेड रूट, नए नए ट्रेड रूट बने, किस तरीके से इंडिया के अंदर ही हम ईजी वे में एक्सपेंड कर सकते हैं अपने ट्रेड को। आपका जो साउथ में ट्रेड हो रहा है उसको हम नॉर्थ में ले जा सकते हैं, या ईस्ट में ले जा सकते हैं, या वेस्ट में ले करके जा सकते हैं। द सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड अ न्यू आउटलेट इन द पूना, द मराठा कैपिटल। बुरहानपुर, विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत, नाउ एक्सपेंडेड इट्स hinterland to include Pune and Nagpur in the south and Lucknow and Allahabad in the east। तो जो सिल्क जो कि चंदेरी के अंदर आपका प्रोडक्शन हो रहा था, चंदेरी की साड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, अब वो पूना तक एक्सपेंड हुआ, पूना में भी उसका एक आउटलेट बन गया। ठीक है। अब बुरहानपुर जो कि पहले विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन द आगरा एंड द सूरत, नाउ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड पूना एंड नागपुर। जो कि बुरहानपुर से जो भी ट्रेड हो रहा था, जो कि पहले आपका आगरा और सूरत तक की लिमिटेड था, अब वो नागपुर, पूना तक भी, या लखनऊ या इलाहाबाद तक भी एक्सपेंड हो रहा था। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक क्या है अपना, द जाट। लाइक द अदर स्टेट्स, द जाट कंसोलिडेटेड देयर पावर ड्यूरिंग द लेट 17th एंड द 18th सेंचुरी अंडर देयर लीडर चूरामन। They acquired control over territories situated to the west of the city of Delhi, and by the 1680s they had begun dominating their region between the two imperial cities of Delhi and Agra। तो बेसिकली इन्होंने अपनी जो टेरिटरीज थी वो दिल्ली के वेस्टर्न पार्ट में स्टार्ट किया एक्सपेंड करना, और दिल्ली और आगरा के बीच में इन्होंने फिर बाद में अपना एक्सपेंशन किया। फॉर वाइल दे बिकेम द वर्चुअल कस्टोडियंस ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। The Jat were prosperous agriculturists, and towns like Panipat and Ballabgarh became important trading centers in the areas dominated by them। बल्लभगढ़ में आपका एक प्लांट है, किस चीज़ का, जेसीबी मशीन आती है ना एग्जीबिशन के लिए, जेसीबी की बहुत बड़ा प्लांट आपका दिल्ली के पास बल्लभगढ़ है, वहाँ पर लगा हुआ है। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। व्हेन नादिर शाह sacked Delhi in 1739, many of the cities notable took refuge there। His son Jawahar Shah had 30,000 troops of his own and hired another 20,000 Maratha and 15,000 Sikh troops to fight the Mughal। भरतपुर किधर आता है आपका, राजस्थान के बिल्कुल आप कह सकते हैं आउटर में। राजस्थान का पूरा मैप है तो आप देखोगे भरतपुर एक अलग ही आपका दिखेगा आपको। तो वहाँ पर जाट डोमिनेंस है, वहाँ पर जाट कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। वाइल द भरतपुर फोर्ट वॉज बिल्ट इन अ फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल एट डिक, द जाट बिल्ट एन एलोबरेट गार्डन पैलेस कंबाइनिंग द स्टाइल्स सीन एट द अंबर एंड द आगरा। इट्स बिल्डिंग्स वर मॉडल्ड ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स फर्स्ट एसोसिएटेड विद द रॉयल्टी अंडर शाहजहाँ। तो भरतपुर फोर्ट भी बनाया गया, इसके अलावा गार्डन पैलेस भी बनाया गया। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम अगर देखें इन शॉर्ट, हमने क्या देखा, अलग अलग किंगडम्स किस तरीके से वो एक्सपेंड हुए, किस तरीके से उन्होंने अपना वर्किंग रखी, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने या मुगल्स ने अलग अलग इलाकों के ऊपर कह सकते हैं इन्वेजन किया, कब्जा जमाने की कोशिश करी, क्या उनको रेजिस्टेंस मिला, मराठास, राजपूत, जाट, इन सब ने किस तरीके से अपने एरियाज़ को एक्सपेंड किया।
तो इन चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट मेरा यही सजेशन है टॉपिक्स को आप एज ए नोट्स अपने नोटबुक के अंदर लिखते चले कि किस टाइम पर कौन सी कम्युनिटी किस जगह पर थी, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहेगा। इसी के साथ अपना ये टॉपिक हम आज का या चैप्टर के करते हैं एंड। थैंक यू।